वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए लेकर आए हैं उनका सप्तम प्रश्न पत्र जो कि संस्कृत का पेपर होता है, उस पेपर का पूरा सोल्यूशन। ये जो पेपर है हमारा वो है 2019 में हुए डीएलएड 17 बैच के जो पेपर थे उस पेपर का पूरा सोल्यूशन। इससे पहले हम आपको तृतीय सेमेस्टर में 2 पेपर गणित और विज्ञान का सोल्यूशन दे चुके हैं। अगर आपने उनका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और इससे पहले हमने आपको 4th सेमेस्टर के भी पेपर्स का सोल्यूशन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा पेपर है संस्कृत का, इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास कि जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या है? जो हमारा जा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान पूछा है। आपके ऑप्शन है तालु, दंत, ओष्ठ या कंठ। क्या है? तालु, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो सबसे पहले बात करेंगे जा वर्ण की। तो हमारा जो जा वर्ण होता है वो कहाँ पाया जाता है वर्णमाला में? वो चा वर्ग का वर्ण है। चा वर्ग के अंतर्गत, चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा और या, ये वर्ण आते हैं। और हम जानते हैं कि जो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु। तो हमारा जो जा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सा? तालु। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास पद है। हमें एक शब्द दे रखा है। कौन सा दे रखा है? आजीवनम। ये शब्द दे रखा है और हमसे पूछे इस पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं द्विगु, बहुब्री, अव्ययीभाव और कर्मधारय। तो देखिए जो द्विगु समास होता है उसमें संख्यावाचक होता है कि प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए। बहुब्री समास में क्या होता है? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। अव्ययी भाव क्या होता है? उस समास में आपका जो पहला पद होता है वो होता है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई भी विकार न उत्पन्न हो। और जो आपका चौथा है वो कर्मधारा है। कर्मधारा क्या होता है? पहला पद जो होता है उपमेय का काम करता है और दूसरे शब्द जो होता है दोनों में पहले और दूसरे पद में उपमेय और उपमान का आपस में संबंध रहता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं इस शब्द की। जो हमारा आजीवनम शब्द दे रखा है, आजीवना में हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला पद है आ शब्द जो है एक अविकारी शब्द है। इसके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारा आजीवनम शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें कौन सा? अव्ययी भाव। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, अव्ययी भाव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है अगच्छत रूप है। हमें एक बार शब्द दे रखा है अगच्छत, और इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना है। हमें ये लिख के दिया अगच्छत और हमसे पूछा गया इसमें कौन सा रूप है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है प्रथम पुरुष का, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है मध्यम पुरुष का, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है उत्तम पुरुष का और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है प्रथम एवं मध्यम पुरुष दोनों का। तो देखिए हमारे पास ये दे रखा है शब्द सबसे पहले अगच्छत। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे जो आ शब्द लगा होता है वो आपका लंग लकार भूतकाल के लिए लगाया जाता है। तो ये मतलब ये तो कंफर्म होंगे कि ये भूतकाल का लकार है इसमें। अब हमें पूछा गया ये कौन सा शब्द है। तो भूतकाल में जब हम अगच्छत कम धातु के रूप चलाते हैं तो वो स्टार्ट होता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, इस तरीके से होते हैं। तो देखिए जो हमारा एक शब्द है ये अगच्छत, ये भूतकाल में 2 बार आता है और एक बार इसी से बिल्कुल मिलता एक शब्द आता है अगच्छत। ठीक है, ये आता है। ये वाला जो आपका 2 शब्द आते हैं, एक प्रथम पुरुष में आता है, एक मध्यम पुरुष में आता है। जब ये शब्द आपको याद करते हैं तो बहुत ही ध्यान से याद करना होता है कि जो हलंत आता है वो कहाँ पे आता है और हलंत कहाँ पे नहीं आता है। तो आपका जो अगच्छत शब्द है ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द होता है, वहां पे आता है अगच्छत। और जो आपका ये अगच्छत शब्द होता है ये आपका मध्यम पुरुष में आता है। इसमें आता है मध्यम पुरुष का आता है और वो भी बहुवचन में आता है। तो बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है कि जो अगच्छत शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। इसीलिए देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में भी दे रखा है प्रथम एवं मध्यम पुरुष दोनों। अगर आपने ये चीज अच्छे से नहीं पढ़ी है, अगर ध्यान से थोड़ा भी उतर गया तो आप सोचेंगे कि ये दोनों एक ही जैसे हैं और आप ऑप्शन नंबर 4 टिक कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपका है प्रथम पुरुष का। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है और वो है प्रथम पुरुष का।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है। क्या पूछा है? सर्वनाम शब्द है, और उसके लिए बाद नीचे हमें दे रखे हैं एग्जाम्पल। आपके ऑप्शन सबसे पहला दे रखा है पुस्तकम, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आपका अरण्यम, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपका सर्वेषु, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अश्वम। तो देखिए आपका जो सबसे पहला वर्ड है पुस्तकम। पुस्तक क्या होती है? पुस्तकम शब्द, पुस्तक एक संज्ञा होती है। और कौन सी संज्ञा होती है? पुस्तक। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो पहला शब्द तो आपका संज्ञा हो गया। दूसरा दे रखा है अरण्यम। अरण्यम शब्द क्या होता है? अरण्य माने होता है वन, वन मतलब जंगल। तो इस हिसाब से जो अरण्यम शब्द हो गया वो भी आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन, तीसरे ऑप्शन की, सर्वेषु। सर्वेषु जो होता है वो क्या होता है? जो सर्वेषु है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। किसका? सर्वनाम में, सर्व धातु का। तो इस तरीके से यह सर्वनाम का शब्द है, इसका शब्द रूप सप्तमी रूप बहुवचन में, उसमें होता है आपका सर्वेषु। और आपका ऑप्शन नंबर 4 रखा है अश्वम। अश्वम वाले को तो घोड़ा का आप समझ गए होंगे। इसमें जो आपका सर्वनाम शब्द है वो ऑप्शन नंबर 3 है, और वो है सर्वेषु। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है नद्यः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। क्या दे रखा है? हमें शब्द देखिए, ध्यान से देखना है। यहाँ पे भी हमें शब्द दे रखा है नद्यः, और इसमें हमसे पूछी विभक्ति। तो देखिए जो नद्यः शब्द होता है, नदी के जो रूप चलते हैं, नदी नदी नदीम नद्या नदीभ्यः, नदीम 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 नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः। तो एक तो शब्द ये होता है और एक शब्द आपका ये चलता है। इन दोनों शब्दों में केवल विसर्गों का ही अलग अलग फर्क होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि जो आपका बिना विसर्ग वाला शब्द होता है नद्या, वो आपका आता है किसमें? तृतीया विभक्ति में। और जो आपका विसर्ग के साथ नद्या शब्द आता है वो आपका किसमें आता है? पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति में आता है। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन में शब्द कौन सा दे रखा है? नद्या। तो नद्या में कौन कौन सी विभक्ति आ सकती? पंचमी और षष्ठी। अब चेक करते हैं कि हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है षष्ठी, दूसरा देखा प्रथमा, तीसरा देखा है तृतीया, चौथा देखा है द्वितीय। देखिए आपको तृतीया और षष्ठी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, और कंफ्यूज करने के लिए ही दे रखे हैं कि आप तृतीया में टिक करें, लेकिन आपका जो सही आंसर है वो क्या है? षष्ठी। तो आपका जो पहला आंसर इसका है क्वेश्चन 5 का, वो सही है षष्ठी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है, और ये भी समझ में आ गया कि संस्कृत को आगे आने वाले एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखिए कितने माइन्यूट छोटे छोटे फर्क वाले क्वेश्चन ही उन्होंने पूछे हमसे। दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है, अगच्छत शब्द बहुत ही कम डिफरेंस है जिससे बच्चे गलत करें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो चलिए अब हम बात करेंगे अतिलघुत्तरी सेक्शन की। अतिलघुत्तरी सेक्शन में हमारा पहला प्रश्न दे रखा है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। आपके जो सेमेस्टर एग्जाम में सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपका, उसमें संधियां दे रखी है और संधियों के हर संधि का सूत्र दे रखा है। तो उसी में हमसे पूछा है दीर्घ संधि का सूत्र। तो देखिए दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्ण दीर्घः। क्या होता है? अकः सवर्ण दीर्घः, ये होता है आपका दीर्घ संधि का सूत्र। अगर आपको संधियां अच्छे से पढ़नी है तो इन सूत्रों को याद करिए, और इसके बाद जब आप संधियां पढ़ेंगे तो आपसे संधियां बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और गलत होने के सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं इस सूत्र में कहा क्या गया है। तो यहाँ पे लिखा है अकः सवर्ण दीर्घः। तो यहाँ पे अकः का मतलब होता है अक, और अक प्रत्याहार। अब बात करेंगे कि प्रत्याहार क्या होता है। तो ठीक है, उसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आगे की देखते हैं कि अकः सवर्ण दीर्घः मतलब अकः वर्ण के बाद सवर्ण मतलब समान वर्ण। तो अक प्रत्याहार के बाद जब समान वर्ण आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं? दीर्घ में बदल देते हैं। जैसे क्या है? अकः सवर्ण दीर्घः। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अक प्रत्याहार क्या होता है। तो देखिए आपके जो प्रत्याहार से पहले आपको संस्कृत में सबसे पहली जो चीज याद करनी है वो है आपके महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्रों से आपको सिखाया जाता है कि प्रत्याहार कैसे निकाले जाते हैं, उस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए हम आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं यहाँ पे केवल प्रत्याहार के बारे में, क्योंकि ये आपका केवल पेपर सोल्यूशन है। अगर आपको इन चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें प्रत्याहार की क्या होता है। तो संस्कृत के जो स्टार्टिंग के 2 सूत्र होते हैं महेश्वर सूत्र, वो होते हैं आपका आ
उ और ड, और दूसरा होता है आपका री, ली और क। संस्कृत के जो दो सूत्र होते हैं स्टार्टिंग के आपके महेश्वर सूत्र में, वो होते हैं आयुड़ और रेलिक। और यहाँ से हम आपको बताएंगे कैसे प्रत्याहार निकाला जाता है। हमसे कहा गया अक प्रत्याहार, तो हम आ वर्ण से स्टार्ट करके का नाम की इति संज्ञा, का हलंत के साथ जो इति संज्ञा आएगी वहां तक के वर्ण काउंट करेंगे। तो ये और ये, अब देखिए अगर इसके बीच में हमारे कहीं पर दूसरी इति संज्ञा आती है तो उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब हमें इस आ से इसका आ और का, इन दोनों के बीच के वर्ण निकालने हैं। तो इन दोनों के बीच में हमारे कौन से वर्ण आ गए, इन दोनों के बीच में आ गए हमारे पास ये 5 वर्ण। तो देखिए जो हमारा अक प्रत्याहार हुआ, मतलब उसके अंतर्गत ये वर्ण आ गए आ, ई, उ, री और ल। केवल ये जो वर्ण होते हैं वो आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से आपके जो महेश्वर सूत्र होते हैं इसके अंतर्गत लगभग 42 प्रत्याहार निकाले जाते हैं। अगर आपको इस चीज को डिटेल से पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे प्रत्याहार महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार निकाले जाते हैं, कैसे क्या होता है, सारी डिटेल इसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अक प्रत्याहार क्या होता है, कि आ, ई, उ, री और ल, केवल जो 5 वर्ण है वो आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो पहला सूत्र कहता है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, तो उसमें हमसे ये कहा गया अकह सवर्ण दीर्घ। तो इसका मतलब क्या होगा, अक प्रत्याहार के बाद जब समान वर्ण मतलब वही वर्ण जब रिपीट होता है तो उसका दीर्घ कर देते हैं। जैसे हम मान लिया अगर हमारे पास अक प्रत्याहार में किसी भी शब्द के अंत में आ वर्ण आया है, आ स्वर आया है, और उसके बाद फिर जो दूसरा वर्ण स्टार्ट हुआ वहां पे भी आ आया है, तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ। अब छोटा आ का जो आ होता है इसका दीर्घ होता है आ। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनके दीर्घ क्या होते हैं। री का जो दीर्घ होता है आपका ये होता है, और लरा का भी दीर्घ होता है ये। इनमें सब में 2 नीचे से पाई अलग अलग लग जाती है। तो देखिए आ का दीर्घ क्या हो जाता है, आ। तो यही आपका सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद जब समान वर्ण आते हैं तो वहां पे जिनका दीर्घ हो जाता है संधि में। अगर हम ई की बात करें तो अगर ई के बाद छोटी ई के बाद ई आता है तो वो आपका हो जाता है बड़ी ई। ऊ के बाद अगर आपका ऊ आता है तो आपका हो जाता है ऊ। इस तरीके से ये चलते हैं। इसमें संधि का रूप संधि ऐसे ही होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है सह, साकम, समम, सार्थम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सह, साकम, समम, सार्थम शब्दों के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो होते हैं ये आपके संस्कृत में कुछ विभक्तियों के सूत्र दे रखे होते हैं, उनके हिसाब से इसका हम डिसीजन लेते हैं, उनके हिसाब से पता करते हैं। तो इसमें जो है आपका वो तृतीया विभक्ति, इन शब्दों के प्रयोग में हमेशा कौन सी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें हमें दे रखा एक श्लोक, उसका हमें पूछा गया अर्थ। श्लोक क्या है, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। क्या है, न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसका हमें बताना है श्लोक का अर्थ। तो देखिए न्यायात पथम, न्यायात मतलब आप समझ रहे होंगे न्याय के, पथम मतलब होता है मार्ग या रास्ता, और प्रविचलंत मतलब चलने वाले, पदम मतलब धैर्य, पदम मतलब पैर, न धीरा तो धीरा मतलब धैर्य। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इसका आपका तो न्याय के मार्ग पर चलने वाले, क्या है, न्याय पर, न्याय के मार्ग पर चलने वाले। धीरा मतलब धीर पुरुष या धैर्यवान व्यक्ति। अपने न्याय के मार्ग पर चलने वाले धैर्यवान व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं या अपने मार्ग से भटकते नहीं है। तो ये हो गया आपका इसका, आपका जो श्लोक दे रखा है उसका अर्थ क्या है कि न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने वाले धैर्यवान व्यक्ति या वीर पुरुष जो होते हैं वो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है
21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। देखिए जो आपको संख्याओं का होता है संस्कृत में लिखने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं इससे, और इससे रिलेटेड जरूर आते हैं क्वेश्चन आपके। तो 21 को जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो क्या होता है वो एकविंशति। 21 का आपका जो संस्कृत होता है संस्कृत में लिखते हैं वो होता है एकविंशत। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्या दे रखा है? एक शब्द दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में। शब्द दे रखा है क्या? सप्ताध्यायी। सप्ताध्यायी शब्द दे रखा है और हमसे पूछा गया सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा। हमें दे रखा है ये शब्द सप्ताध्यायी और हमसे पूछा गया समास। देखिए अभी जब आपका पहला क्वेश्चन आया था शायद दूसरा क्वेश्चन, उसमें एक एग्जाम्पल में हमने समास के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। तो देखिए जो सप्ताध्यायी शब्द उसमें पहला शब्द था द्विगु समास। तो जो हमारा द्विगु समास होता है उसमें प्रथम पद क्या होता है? वो संख्यावाचक होता है। यहाँ पे देखिए सप्ताध्यायी, इसमें देखिए जो प्रथम पद है वो हमारा क्या है? संख्यावाचक। तो इस हिसाब से जो हमारा शब्द है सप्ताध्यायी, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें आपका होगा द्विगु समास। द्विगु समास का यही सबसे बड़ी पहचान यही होती है, इसका जो प्रथम पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो अति लघु उत्तरी सेक्शन का लास्ट पद है क्वेश्चन है वह है कि अस्मद शब्द में द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में लिखिए। अस्मद देखिए जो सर्वनाम के रूप होते हैं, इसमें हमसे इनके द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में पूछे गए हैं। तो जो अस्मद शब्द होता है उसके द्वितीय विभक्ति तीनों वचन में क्या होते हैं? पहले एक वचन में होता है माम, द्विवचन में होता है आवाम, और तृतीय वचन में या बहुवचन में जो होता है वो आपका होता है अस्मान। तो देखिए आपके जो अस्मद और जिस्मद जो रूप होते हैं इनको बहुत अच्छे से याद करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़े अलग तरीके से चलते हैं और एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपीटीटी 2018 में भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अस्मद है, इस्मद है, इनके रूप आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये हो गया आपके अति लघुत्तरी सेक्शन के प्रश्न। अब हम बात करेंगे इसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों की। लघुत्तरी प्रश्न में आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, अच्छे से आप सब लोग जानते हैं। और संस्कृत के पेपर में खासकर अगर आपको नंबर गेन करना, अगर आप सही से संस्कृत पढ़ लेते हैं तो आपको 25 में से 25 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर इतना कठिन नहीं आता है, बस नॉर्मल आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो पेपर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं आपको इस पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा जो थोड़ा भी कठिन हो। तो देखिए बस थोड़ी जरूरत है तो ध्यान से पढ़ने की, चीजों को समझने की, जो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंट है उस चीज को देखने की। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अति लघुत्तरी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि गम धातु का लृट लकार का रूप लिखिए। देखिए आपका जो अगच्छत शब्द आया था वो गम धातु का ही था। वो किसमें था? वो आपका था लंग लकार भूतकाल का। हमसे यहाँ पे पूछा गया है गम धातु का लट लकार का रूप लिखिए। तो देखिए सबसे पहले तो बता देते हैं आपका जो लट लकार होता है इसका हमें पूछा है, सारे रूप पूछे तो ये होता है आपका भविष्य काल के लिए। जो आपका लट लकार होता है लट लकार वो होता है भविष्य काल के लिए। हमसे पूछे गए हैं इसके रूप बताइए और वो भी तीनों वचन में। तो सबसे पहले तो इसमें क्या लिखते हैं? पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन और एक बहुवचन। और पुरुष में भी क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रथम पुरुष, फिर दूसरा क्या आता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो गम धातु होते हैं इसके जो रूप चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं आपके लट लकार में। तो लट लकार में जो गम धातु होता है उसका पहला जो होता है आपका वो होता है गमिष्यति। क्या होता है? गमिष्यति। देखिए अगर हम आप थोड़ा ध्यान से देखें जो आपका गमिष्यति रूप है वो गच्छति का बिल्कुल सेम है। आपका जो चेंज है वो केवल और केवल पहले पद में होता है। गच्छति की जगह गम सीधे धातु जो होती वही चलता है। तो बस बिल्कुल और बिल्कुल सेम होते हैं। इनके लास्ट के विसर्ग और सारे वर्ण आपको केवल स्टार्टिंग में ही चेंज करना पड़ता है। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? गमिष्यति गमिष्यतः।
और ये आपका हो जाएगा गमिष्यन्ति। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरी लाइन में क्या, गच्छसि वाली। दूसरी लाइन में क्या होता है, मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। तो इसमें क्या आ जाएगा, गमिष्यसि, गमिष्यतः और ये गमिष्यत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जो वर्ण होते हैं आसपास, इसमें और केवल जो फर्क होता है वो आपका क्या कहता है, विसर्ग का। इसी तरीके से आपके जो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, यही आपके नंबर संस्कृत में काट सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट लाइन जो होती है वो गच्छति वाले में क्या होती है, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। क्या होती है, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो इसमें आपकी जो लास्ट लाइन हो जाएगी वो होगी गमिष्यामि, गमिष्यामः। क्या हो जाएगी, पहली लाइन हो जाएगी गमिष्यामि पहला वर्ड, फिर गमिष्यावः और ये हो जाएगी आपकी गमिष्यामः। क्या आ जाएगी, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या गया है, हमसे कहा गया निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में भाव स्पष्ट कीजिए। हमें एक श्लोक दिया गया है और उसका हमें हिंदी में भाव बताना है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में आता है, इस श्लोक का हिंदी अर्थ। तो इसके लिए क्या हो सकता है, अगर आपको अच्छे से संस्कृत आती है तब तो ये कर सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं कि इस श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे और ज्यादा ऐसे श्लोक नहीं पूछते हैं वो जो आप ना बता सके, तो आप अपनी बुक्स वगैरह में इन चीजों का स्टडी करके जाएंगे और उसके बाद ही इन चीजों को कर पाएंगे। तो आपका श्लोक दे रखा क्या है, पृथिव्याम लीड रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस शब्द का, इस श्लोक का अर्थ क्या है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित यानी अच्छे विचार, ये तीन ऐसे रत्न मौजूद हैं। मतलब पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषितम अच्छे विचार, ये तीन रत्न जो है उपस्थित है। मूढ़ पाषाण खंडेषु, लेकिन फिर भी जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। जैसे कि पत्थर के रत्न हम लोग समझते हैं ना कि ये हीरा पन्ना, ये सारी चीजें, उनको हम रत्न मानते हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर जल है, अन्न है और जो हमारे अच्छे विचार, इस तरीके के रत्न पहले से ही मौजूद है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का अर्थ। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि संस्कृत में सस्वर पाठन की उपयोगिता क्या है। देखिए, ये आपका एक लैंग्वेज से क्वेश्चन है कि संस्कृत में सस्वर वाचन की उपयोगिता। तो किसी भी लैंग्वेज में जो सस्वर वाचन की उपयोगिता होती है वो लगभग समान होती है, सब में अपना इनका अलग अलग रोल होता है। तो क्या हो सकता है, अगर उचित लय के साथ पढ़ने की क्षमता हो जाती है, वो विकसित हो जाती है। सस्वर वाचन मतलब अच्छे स्वर में अगर हम वाचन करेंगे तो संस्कृत पढ़ने की एक उचित लय होती है, उस तरीके से संस्कृत पढ़ने की जो है वह क्षमता विकसित हो जाती है। इसके साथ अगर सस्वर वाचन करते हैं किसी भी चीज का तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया होती है वो क्रियाशील हो जाती है और बच्चे में तर्क संगति का विकास हो जाता है। वो भाषा को अच्छी तरीके से प्रयोग करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है 17 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। क्या कहा गया हमसे, 17 से 20 तक संख्यावाचक जो शब्द हैं उनको हमें संस्कृत में लिखना है। तो देखिए, यह 17 से 20 तक की 4 संख्यावाचक शब्द 17, 18, 19 और 20। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, देखिए 17 को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं, 17 को हम लिखते हैं संस्कृत में सप्तदश। ठीक है, 18 को क्या लिखते हैं संस्कृत में, 18 को लिखते हैं अष्टादश। अब इसके बाद आता है 19। ये 19 है, 29 है, 39 है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यूपीटीटी और जो सीटेड है इस तरीके के एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं संख्या से रिलेटेड, क्योंकि इन चीजों के जो नाम होते हैं एक वर्ड के लगभग 3 नाम सब में होते हैं। अब 19 की बात करें तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अष्टादश है तो ये नवदश हो गया, मतलब 9 और 10 मिलके 19। ये एक और इसका नाम होता है, क्या होता है, एकोनविंशति, मतलब 20 से एक कम
तो ये भी आपका क्या हो जाता है 19 हो जाता है। और इसके बाद एक और नाम होता है 19 का, उसे कहते हैं क्या ऊनविंशत। ठीक है, तो 19 के ये 3 नाम होते हैं, क्या होता है नवदशा, एकोनविंशत और ऊनविंशत। और सबसे ज्यादा आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वर्ड लिख के पूछ देते हैं कि इसे संख्या में क्या कहते हैं। तो इस तरीके के जो संख्यावाचक शब्द होते हैं इंग्लिश सॉरी संस्कृत में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं 20 की। तो 20 को इंग्लिश में विंशति कहते हैं। क्या कहते हैं विंशति। 30 को त्रिंशति। इसी तरीके से सारे शब्द का आप इंग्लिश में संस्कृत में सीख सकते हैं कि किस शब्द को क्या कह सकते हैं। संस्कृत और इंग्लिश की जो गिनती होती है इनमें काफी ज्यादा समानता होती है। जैसे 11 के बाद 20 जब आता है, 20 के बाद 21, 22। ऐसे ही संस्कृत में क्या होता है एकादश, द्वादश, त्रयोदश। इसी तरीके से 40 के बाद 41, 42। तो वहां पे भी होता है आपका एका चतुर, 40, 45। उस तरीके से सारी गिनतियां हम लिखना सीख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि फलों के नाम, चीजों के नाम, पक्षियों के नाम। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में थे, थर्ड के सिलेबस में दे नहीं रखे, लेकिन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे। और ये चीजें आपको अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता भी होंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यह है कि इस तरीका का एक क्वेश्चन आपका यूपीटीटी एग्जाम में भी जरूर पूछा जाता है हर साल। तो देखिए हमें क्या क्या वर्ड दे रखे हैं। हमसे पूछा गया है कबूतर का, इसके अलावा हमसे पूछा गया है परवल, परवल एक सब्जी होती है उसका पूछा गया है। इसके बाद हमसे पूछा गया है जामुन का, कहे का और पूछा गया है, कटहल का पूछा गया है, और पूछा गया है तोता का, और एक पूछा है गिलहरी का। तो देखिए ये 2 नंबर में हमसे उन्होंने 6 नाम पूछे हैं। तो देखिए ये क्या होता है, कबूतर को क्या कहते हैं संस्कृत में, सबको पता होगा कपोताह। कपोताह माने होता है कबूतर। परवल को क्या कहते हैं, परवल होता है पटोला। आपका पटोला, पटोला माने होता है परवल, परवल। जामुन का होता है जम्बू फलम। कटहल को क्या कहते हैं, कटहल को संस्कृत में कहते हैं पनसा। पनसा माने होता है कटहल। तोता को संस्कृत में सब जानते हैं क्या कहते हैं, सुका। और इसके बाद आता है गिलहरी। गिलहरी को संस्कृत में कहते हैं चमरपुच्छा। इसके अलावा गिलहरी का एक और नाम होता है वृक्ष सहिका, साइका। तो ये हो गया आपके संस्कृत में नाम। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए क्या है, कबूतर को क्या कहते हैं कपोता, परवल को क्या कहते हैं पटोला, जामुन को जम्बू फलम, कटहल को पनसा, तोता को सुखा और गिलहरी को चमरपुच्छा। देखिए इसके अलावा आपके पेपर में संधि से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इस पेपर में नहीं पूछे गए थे, लेकिन आपको 2-3 संधियां दे दी जाएंगी, फिर पूछेंगे इसमें कौन सी संधि है या इसका विग्रह करके दिखाइए। तो संधियों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है अच्छे से पढ़ना। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित बताइए। क्या है, हमारी जो पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक, उसका हमसे पूछा गया है प्रयोग, वो भी कैसे उदाहरण सहित। और जो चूंकि ये संस्कृत का पेपर है तो हमें जो उदाहरण है वो संस्कृत में भी बताना होगा। तो देखिए हमारी जो पंचमी विभक्ति होती है अपादान, उसमें क्या होता है अपादान से, और वो भी का अलग होने के अर्थ में। मतलब जब कोई एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां पे जो कारक होता है वहां पे आपका जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक। तो देखिए अलग होने के अर्थ में जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें एग्जाम्पल हमें देना है क्या, मान लिया पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे देखिए जो से वर्ड है, ये जो शब्द दे रखा है वो क्या है, पेड़ से अलग होने के अर्थ में, पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे, इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इसका जब हम करेंगे जाके संस्कृत में तो क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि, और ये पतन। देखिए ये हमने संस्कृत में चयन किया। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ से होता है
तो पंचमी विभक्ति में क्या होता है, जो आपके अकारांत के होते हैं शब्द रूप, उसमें क्या होता है, राम का होता है रामार्थ। तो उसी तरीके से जो वृक्ष है वो आपका क्या है, एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसका जो पंचमी विभक्ति आई वो क्या हो गई, वृक्षात। फिर जो पत्ते हैं वो गिरते हैं, अलग होने के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, पत्राणि, तृतीया विभक्ति इसमें लगती है। और उसके बाद पतंती, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब कि पत्ते बहुवचन हुए। अब बहुवचन में जो एक वचन का रूप होता है पतत, पतता, पतंती, तो ये आपके हो गया क्या, पतंती। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। करते हैं आपके इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की। देखिए इस पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इस तरीके का जो आपका अनुवाद वाले वाक्य है वो हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए आज की बात करते हैं, इन वाक्यों को डिस्कशन करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो आपको वाक्य दे रखा है वो दे गया है, तुम सब कहाँ जाते हो। क्या है, तुम सब कहाँ जाते हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वाक्य है कौन सा। तो आप वाक्य का अंत में देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो वाक्य है वो वर्तमान काल है। वर्तमान काल यानी कि जो संस्कृत में लकार होते हैं उसमें लट लकार में ये वाक्य, इसमें जो क्रिया होती है वो लट लकार की यूज की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग की। यहाँ से देखिए हमें देखा है तुम सब। तुम सब जो शब्द है वो मध्यम पुरुष में आता है, और मध्यम पुरुष में भी जो तुम सब जो शब्द होता है वो बहुवचन का होता है। तो यहाँ पे इसके जो रूप चलते हैं वो क्या कैसे चलते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। तो तुम सब के लिए हमारे पास जो शब्द होता है वो होता है यूयम। फिर उसके बाद कहाँ जाते हो, कहाँ का क्या होता है, पुत्र। और अब चूंकि हमने ये आपको पहले ही बता दिया कि लट लकार का है, तो लट लकार में आपका एक वचन में क्या हो जाएगा, जो क्रिया होगी वो होगी आपकी गच्छत। जाते, जाने के लिए कौन सी क्रिया होती है आपकी, गच्छत। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक चीज देखनी है कि ये आपका यूयम दे रखा है, यूयम दे रखा है मध्यम पुरुष बहुवचन, और हमारी जो क्रिया होगी वो इसी हिसाब से लट लकार में उपयोग की जाती है मध्यम पुरुष बहुवचन के हिसाब से। तो आपका जो यूयम है ये तो आपका हो गया मध्यम पुरुष बहुवचन। तो आपकी जो गच्छ धातु, गम धातु होती है, उसका जो लट लकार होता है उसमें मध्यम पुरुष क्या होता है, गच्छ से गच्छथा, गच्छत। और हमें निकालनी है यहाँ पे बहुवचन की क्रिया। तो बहुवचन के लिए वहां पे क्या हो जाएगी आपकी क्रिया, गच्छत। तो ये हो गया आपका पहला वाक्य। इसके बाद आपको दूसरा दे रखा है कि राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। क्या है, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। तो देखिए यहाँ पे राम के साथ, तो यहाँ पे जो आपकी है वो तृतीया विभक्ति होती है, और तृतीया विभक्ति में हम क्या करते हैं, अकारांत में जो रूप होता है वो राम का होता है रामेण। के साथ के लिए संस्कृत में होती है स्वाहा, और यहाँ पे लक्ष्मण के लिए इसमें एक वचन ही रहेगा, लक्ष्मणा। ये वाक्य के कुछ नियम होते हैं जो आपको जब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तब पता चलेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो ये क्या आ गया, रामेण सा लक्ष्मणा। वन के लिए क्या हो जाएगा, वनम। अब देखिए यहाँ पे गए, ये जो शब्द है गए, इससे क्या बोध होता है कि ये जो वाक्य है वो भूतकाल का है। भूतकाल मतलब लंग लकार की क्रिया इसमें लगेगी। और आपका एक ऑप्शन वाला जो सबसे पहला शायद क्वेश्चन था, अगच्छत जो वर्ड पूछा गया था, उसमें पूछा गया था इसमें कौन सा वो है, पुरुष। तो जो आपका अगच्छत वर्ड था वो लंग लकार का वर्ड था, और उसको प्रथम एक वचन था। तो यहाँ पे जो क्रिया होती वो एक वचन की लगेगी, और इस हिसाब से ये हो जाएगा अगच्छत। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया अगच्छत। ये हो गया आपका दूसरा वाक्य। अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की। तीसरा वाक्य हमें देखा सूर्य को नमस्कार है। ये वाक्य काफी कॉमन सा वाक्य, आपने अच्छे से सुन रखा है। सूर्य को नमस्कार है, हम लोग क्या कहते हैं, सूर्याय नमः। क्या होता है, सूर्याय। जिसे हम सामने लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, सूर्याय और ये नमः। ये वाक्य हमारा मात्र इतना सा है, क्या है, सूर्याय नमः। इसके बाद है हमारे पास चौथा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। काफी कॉमन सा वाक्य है। अभी हमने आपको अपादान में भी इसका एग्जाम्पल बताया था कि जो अपादान कारक होता है उसमें अलग होने के अर्थ में जो हमारा कारक दे रखा था से, तो वही चीज है इसका। और इसका हमने अभी आपको करके बताया था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें क्या आएगी आपकी पंचमी विभक्ति में क्या होता है, अकारांत का जो वर्ण होता है वो ता लग जाता है, तो आपका वृक्षात, और फिर यहाँ पे पत्राणि और ये पतंती। तो आपका ये हो गया अनुवाद। और इस तरीके से आपका जो संस्कृत का पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन हो चुका है। अगर आपको
हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। इसके अलावा आज के कंटेंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं संस्कृत में, और इनमें से कोई भी टॉपिक आपको जो भी अच्छा लग रहा हो पोर्शन, उसके बारे में अगर आपको कोई चीज डिटेल चाहिए, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।